अखिलेश यादव ने मैनपुरी की महाभारत में पूरी ताकत झोंक दी है। जब से उपचुनाव का ऐलान हुआ है तब से वो मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि खतौली रामपुर में अखिलेश यादव अब तक चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए और मैनपुरी में ही क्यों डटे हुए हैं। तो सवाल ये है कि मैनपुरी में अखिलेश यादव क्यों डटे हुए हैं। आजमगढ़ की सीट पर उपचुनाव में उनको हार मिली थी, क्या ये एक डर है उनके मन में? यादव वोट बैंक के बावजूद आजमगढ़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इधर पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतारा है। आखिरी सियासी विरासत को बचाने का ये उद्देश्य है और क्या एक बड़ी चुनौती इस वक्त समाजवादी पार्टी के सामने बन गई है। और चुनाव के बहाने परिवार को एकजुट भी रखना है। 2019 में जीत का अंतर चूंकि बहुत कम था, बीएसपी से गठबंधन के बावजूद हार जीत का अंतर बहुत कम था और डिंपल का राजनीतिक सफर भी बहुत शानदार रहा नहीं है। यही तमाम वजह हो सकती हैं जो अखिलेश यादव मैनपुरी में लगातार डटे हुए हैं। और ऐसे में अखिलेश ने डिंपल यादव के लिए सियासी कवच भी तैयार किया है। क्या है कवच, ये भी आपको बता दें। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ने के संकेत भी दे दिए, लेकिन जो कवच है वो आप देख सकते हैं। घेरे में तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, इन सबको जिम्मेदारी दी गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि वहां पर वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लीड दिलाएं। एक लाइन में कहें तो इन चेहरों पर जिम्मेदारी है मैनपुरी में एक बार फिर से साइकिल दौड़ाने की। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी सियासी चाल, ढाल और मुलायम के नाम पर कमाल करने का दावा कर रही है। डोर टू डोर जोर आजमाइश कर रही है। एक तरफ अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल मोर्चे पर हैं, तो दूसरी तरफ डिंपल सभा को संबोधित कर रही हैं और नेताजी के नाम पर वोट मांग रही हैं। मैं समझती हूँ सच्चा समाजवादी यही है और नेताजी ने हमेशा इसी समाजवाद को आगे बढ़ाया है। सबको साथ लेके आगे चले हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो। और महिलाओं पे नेताजी का विशेष तौर पे आशीर्वाद रहा है और उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे उन्होंने कन्या विद्याधन दिया हो, चाहे उन्होंने मुफ्त में साइकिलें बांटी हो हमारी बेटियों को, और न जाने कितने लैपटॉप मिले होंगे। तो नेताजी का समाजवाद ही असली समाजवाद है। मुलायम सिंह के नाम पर जिस तरह मैनपुरी में यादव परिवार एक हुआ है और चुनाव प्रचार कर रहा है, उससे लगता है कि इस सीट पर डिंपल की राह उतनी आसान है नहीं। मैनपुरी के उपचुनाव का ही असर है कि अखिलेश यादव वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और 5 विधानसभा क्षेत्रों में एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, चाहे मैनपुरी सदर हो या जसवंत नगर या फिर किशनी। चाचा के क्षेत्र को लेकर के वो भी बात हमने खत्म कर दी और ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि जसवंत नगर विधानसभा, उसके बाद करहट विधानसभा, किसनी, मैनपुरी और बाद में भूगांव, ये 4 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या लग रहा है कि भूगांव के भी जनता ने मन बना रखा है जिताने। अखिलेश यादव को डर है या फिर विरासत को बचाने की ललक? तभी तो रामपुर और खतौली में उन्होंने अब तक एक भी रैली नहीं की और जब से डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं, तब से उन्होंने पूरे परिवार को एकजुट कर सभी को मोर्चे पर खड़ा कर दिया है, चाहे शिवपाल यादव हो या फिर रामगोपाल यादव। अखिलेश मैनपुरी उपचुनाव से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी में जुट गए। उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि वो इस बार किस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डिंपल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से, कन्नौज- तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम? अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए हैं कि वो कन्नौज से अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनके लिए मैनपुरी उपचुनाव जीतने की चुनौती है, क्योंकि आजमगढ़ सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो भी तब जब आजमगढ़ को यादव वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। खैर, ये डर है या फिर गढ़ बचाने का जज्बा,
जिसने अखिलेश को मैनपुरी में घेर कर रखा है। ये तब साफ हो पाएगा जब अखिलेश पत्नी डिंपल के अलावा रामपुर और गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के लिए चुनावी मैदान में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और इसी से साबित भी हो जाएगा कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या फिर गढ़ बचाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभी मैनपुरी की लड़ाई बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। डिंपल को मैनपुरी से लड़ाए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में भी चुनाव होगा तो हम खाली बैठकर करेंगे क्या, चुनाव ही लड़ेंगे। यहां पहला चुनाव लड़े हैं, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश कन्नौज से ही चुनाव लड़ने वाले हैं, और अगर हां तो क्यों? बीजेपी से बदले की तैयारी में है क्या अखिलेश? इसके अलावा डिंपल की हार को क्या अभी तक भुला नहीं पाए? चूंकि कन्नौज से डिंपल यादव हार गई थी। यादव परिवार के सियासी वजूद को कायम रखना है, क्या ये भी एक वजह है? और मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर संसद में बैठेंगे क्या? प्रदेश से ज्यादा अब क्या राष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेने लगे हैं अखिलेश यादव? क्या आजमगढ़ के लिए चाचा से डील हो गई है? के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, इतना खौफ है श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार को कि जो एक सभा करने के लिए आजमगढ़ और रामपुर नहीं गए थे, आज मैनपुरी में गली गली घूम रहे हैं। हमारे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री जी, आज जा रहे हैं मैनपुरी। आप समझिए कि वहां कमल खिलना तय है। रामपुर में भी मोहम्मद आजम खां का कैंडिडेट हारना तय है। खतौली में राजकुमारी सैनी जीतना तय है। और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सफलता का एक लक्ष्य लेकर के निरंतर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कौशाम्बी भी ध्यान देना चाहिए आपको। श्री अखिलेश यादव जी को कहिए वो सैफई का ध्यान दे रहे हैं और सैफई का ध्यान दें, कौशाम्बी का ध्यान और प्रदेश का ध्यान हम लोग दे रहे हैं, और अभी वो करहल का ध्यान दें जहां के वो विधायक हैं। धन्यवाद। मैनपुरी में यादव की बात सबसे बड़ा वोट बैंक शाक्य समाज का है, जो बीजेपी से उम्मीदवार है। तो दूसरी तरफ उन मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा गया है जिनकी जाति के वोट बैंक काफी है। तो ऐसे में उनका नाम देखिए और जाति देखिए और वोट का आंकड़ा भी समझने की कोशिश कीजिए। मंत्री जयवीर सिंह जो ठाकुर हैं, वोट बैंक के लिहाज से देखें तो 2 लाख के पार ठाकुर वोट बैंक की संख्या है। वहीं मंत्री आसिम अरुण दलित समाज से आते हैं और 1,50,000 से ज्यादा दलित समाज के वोटर्स मैनपुरी में हैं। इसी तरह से मंत्री प्रतिभा शुक्ला को भी मैदान में उतारा गया है चुनाव प्रचार के, और वो जाति से ब्राह्मण है। यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें तो उसकी संख्या 1,10,000 है। मंत्री संदीप सिंह जाति है लोध और वोट बैंक है तकरीबन 1 लाख। वहीं मंत्री राकेश सचान को भी जिम्मेदारी दी गई है जो कि कुर्मी से आते हैं, और वोट बैंक के लिहाज से देखें तो 1 लाख वोटर्स कुर्मी भी यहाँ पर हैं। मैनपुरी में बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, उसे भेद पाना यादव परिवार के लिए चुनौती भरा हो सकता है। उन तमाम मंत्रियों को पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है जिनकी जातियों के वोट बैंक जीत की कड़ी को जोड़ सकते हैं। चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो या फिर कुर्मी, सारे मंत्री अब रणनीति के तहत काम पर लग गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है और चुनावी मंच से परिवारवाद पर तगड़ा प्रहार कर दिया। अगर आपकी मेरिट के अनुसार, आपकी अपेक्षा के अनुसार अगर रघुराज सिंह साक्य काम ना करें तो अगली बार सजा दे देना, लेकिन एक बार अवसर जरूर दो। ये परिवारवाद के बाद जो लोगों ने एक अराजकता का माहौल खड़ा किया, अब समाजवादी पार्टी के लोग पूछते, कहते थे साहब 1992 में समाजवादी पार्टी बनी और माननीय नेताजी से आगे बढ़ के अखिलेश जी तक पहुंची और अब डिंपल जी तक आई है। इससे आगे नहीं बढ़ पाए। इसी कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 10 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। तो भाइयों बहनों, हम परिवारवाद के विरोधी आलोचक हैं, क्योंकि इस परिवारवाद ने ही देश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को बिगाड़ दिया। बीजेपी जाति समीकरण के साथ साथ परिवारवाद को चुनौती देने की रणनीति पर एक साथ काम कर रही है। अखिलेश यादव पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं गंवा रही है।
क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार मैनपुरी लोकसभा की सीट उनके खाते में आ सकती है। अब बीजेपी के दावे के समीकरण को भी समझ लेते हैं। डिंपल का राजनीतिक सफर बेहतरीन नहीं रहा। 2019 में जीत का अंतर काफी कम रहा। इस बार एसपी और बीएसपी का साथ नहीं मिला। शाह के प्रत्याशी को मिल सकता है फायदा। मैनपुरी की जनता को सरकार पर भरोसा। अखिलेश यादव गढ़ बचाने के लिए मैनपुरी में ही टिके हैं, लेकिन वो भूल गए कि खतौली और रामपुर में भी उपचुनाव है, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। क्योंकि बीजेपी के मंत्री ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी में केवल परिवारवाद है, लेकिन जनता इसे कबूल नहीं करेगी। विरासत उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जो लोग खानदान की राजनीति करते थे, परिवार की राजनीति करते थे और राजनीति को अपनी विरासत समझते थे, वो तिलस्म अब टूटने लगा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने कैसे फैसले किए हैं। फैसले आपको बता देंगे कि ये परिवारवाद टूट रहा है और ये विरासत टूट रही है। चाहे खतौली हो, रामपुर हो या फिर मैनपुरी की महाभारत, बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यादव परिवार केवल गढ़ बचाने के लिए मैनपुरी में ही दमखम आजमा रहा है। ऐसे में बीजेपी के त्रिकोणीय समीकरण से उपचुनाव का मुकाबला बेहद टाइट हो गया है और मैनपुरी की फाइट भी अखिलेश के लिए चुनौतीपूर्ण हो चली है। खैर, अगर अखिलेश मैनपुरी में ही टिके रहे तो रामपुर की सीट भी उनके हाथ से खिसक सकती है और खतौली में गठबंधन धर्म पर भी संकट आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने 1294 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार में यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। माफिया प्रयागराज के विकास में बैरियर बने हुए थे, गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे। जिन्होंने युवाओं के साथ छल किया, आज सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति की वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अक्टूबर 2018 में प्रयागराज कुंभ के ठीक पहले प्रयागराज को उसका पुरातन नाम, पौराणिक नाम प्रदान करने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने सभी सहयोगी मंत्रियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रयागराज के आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि विगत विधानसभा चुनाव में आपने प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी को अपना जो समर्थन किया, आशीर्वाद किया, आज उसके परिणाम स्वरूप डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर फिर से कार्य कर रही है और आज उसी का परिणाम है कि 1295 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज ये मंच फिर से प्रयागराज के पास आया है कि त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यम देव समर्पये। प्रयागराज को जितना भी कर ले वह कम ही है, क्योंकि मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती का आशीर्वाद, देवे हनुमान जी का आशीर्वाद, द्वादश माधव का आशीर्वाद और स्वयं तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद जो है। और मथुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मथुरा पुलिस के थाने में रखा 581 किलो गांजा चूहे खा गए। जी हां, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि पुलिस ने कोर्ट में यही रिपोर्ट पेश की है। मथुरा पुलिस ने कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में बताया कि मालखाने में रखा गया गांजा चूहे डकार गए। कोर्ट ऑर्डर में किन किन बातों का जिक्र हुआ है, अब आपको वो भी बता देते हैं। 386 किलो गांजा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। कुछ माल को चूहे के द्वारा खा लिए जाने की बात कही गई। थाने में ऐसी कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहां पर माल सुरक्षित रखा जा सके, ये बात भी पुलिस की ओर से कही गई और माल को चूहे से बचाया जा सके। छोटा जानवर होने की वजह से चूहों पर को पुलिस पकड़ नहीं पाई और बेखौफ चूहों ने गांजे को खत्म कर दिया। और गांजे को बचाने का एकमात्र रास्ता माल की नीलामी थी या फिर निरस्त करना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब ये जानकारी सामने आई कि गांजे को चूहे खा गए।
यूपी के नशेड़ी चूहों में पुलिस का खौफ नहीं, थाने में पुलिस वालों को ही चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या चूहों के आतंक के आगे मथुरा के शेरगढ़ की पुलिस अब नतमस्तक हो गई है? क्योंकि यहां पुलिस ने कोर्ट में बताया कि थाने में पकड़ा गया गांजा चूहे खा गए। मानो गांजा ना हुआ, मोतीचूर के लड्डू हो गए, चूहे आए और खा गए। मामला शेरगढ़ और हाईवे थाना पुलिस का है। यहां पुलिस ने साल 2018 में 386 और 195 किलो गांजा पकड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत 60 लाख रुपए थी। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट एडीजे सप्तम कोर्ट में पेश की। इसके बाद एडीजे ने पुलिस से कहा, पूरा गांजा सील लगा कर लाओ। पुलिस बोली, गांजा तो चूहे खा गए। एडीजे बोले, प्रूफ दिखाओ, और टाइम दे दिया 26 नवंबर तक। अभी तक गांजा तो वापस नहीं आया, लेकिन पुलिस का बयान जरूर आ गया, जो कोर्ट में दिया गया। 386 किलो गांजा पुलिस द्वारा पकड़ा गया। कुछ माल को चूहे द्वारा खा लिया गया। थाने में ऐसी कोई सुरक्षित जगह नहीं जहां माल को सुरक्षित रखा जा सके और माल को चूहे से बचाया जा सके। छोटा जानवर होने के कारण चूहों में पुलिस का कोई डर नहीं। ऐसे बेखौफ चूहों से गांजे को बचाने का एकमात्र रास्ता माल को नीलाम या निरस्त करना था। जब चूहों की बात पर यूपी पुलिस की किरकिरी होने लगी तो एसपी सिटी ने सफाई देते हुए कहा, चूहों ने नहीं, बरसात में थाने में पानी भरने और भीगने से खराब हो गया था। माल पूरा है, भीगने से कुछ माल खराब हुआ है। वो गांजा बरसात और जल भराव के कारण भीग गया था, जिससे उसके जो पैकेजिंग थी वो नष्ट हो गई थी। माल थाने में ही है, थाने में पूरा माल सुरक्षित है और थोड़ा सड़ गया है, बस इतना ही है। चूहों का कोई जिक्र न सीओ साहब ने अपनी रिपोर्ट में किया है। सीओ साहब ने जो रिपोर्ट लगाई है न्यायालय में, उसमें उन्होंने यही जिक्र किया है कि जल भराव के कारण माल को नुकसान हुआ है और सड़ गया है। वैसे जिस तरह से बिहार के चूहे थाने में रखी शराब पी जाते हैं, यूपी के चूहे थाने में रखा गांजा खा रहे हैं। कोई चूहों को ये समझाए कि पुलिस के मामले में इस तरह के कृत्य नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर कभी हाथ लग गए तो एक टांग पर थाने में ही नाचते नजर आएंगे। खैर, चूहों ने थाने में बैठकर नशा किया या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल तो ये है कि पुलिस थाने के बाहर अपराधियों, गुंडों और नशेड़ियों को पकड़ने गई थी और धीरे धीरे उनके माल पर चूहे हाथ साफ करते रहे। अब इंतजार 26 नवंबर का है, जब मथुरा पुलिस कोर्ट के सामने पेश होगी और चूहों के पेट से निकालकर सारा गांजा जज के सामने रख देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथरस और फिरोजाबाद में अस्पतालों की लापरवाही से जहां मासूम बच्चे को ई रिक्शे पर ही ड्रिप चढ़ा दी गई, तो वहीं इमरजेंसी में इस बच्चे को एडमिट करना भी मुनासिब नहीं समझा गया। वहीं फिरोजाबाद में लेबर पेन से तड़प रही एक महिला को डॉक्टर ने छूने से ही इनकार कर दिया। अस्पतालों की लापरवाही की ये रिपोर्ट देखिए। ये हाथरस के बागला जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। इमरजेंसी के बाहर खड़े इस ई रिक्शे पर मासूम बच्चे का इलाज हो रहा है। गंभीर रूप से बीमार बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल के डॉक्टरों ने बाहर ही ड्रिप लगा दी। हादसे में घायल इस बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करना भी मुनासिब नहीं समझा और एक महिला की गोद में लिटाकर बच्चे को ई रिक्शे पर ही ड्रिप टांग दी। अस्पताल की लापरवाही की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप ही समझ सकते हैं कि अस्पताल की कितनी बड़ी लापरवाही है। ये सच है कि वायरल फीवर का मौसम है, वार्ड फुल हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों को ये समझना चाहिए कि हादसे में घायल बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन इन बातों से दूर डॉक्टरों ने बाहरी ई रिक्शे पर इलाज के लिए छोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की सेहत सिर्फ इसी अस्पताल में ही खराब नहीं है, बल्कि फिरोजाबाद में भी डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने तो हद कर दी। करीब 6 घंटे से लेबर पेन से तड़प रही प्रेग्नेंट महिला को डॉक्टरों ने छूने से ही मना कर दिया। महिला का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो HIV पॉजिटिव थी। महिला हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर 6 घंटे से कराह रही थी।
परिजन डॉक्टरों से मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को छूने से भी मना कर दिया। ऐसा हुआ, मैं कल माले गए थे प्राइवेट में, तो वहाँ पे देखा, उन्होंने दिखा 10-15 मिनट में बच्चा हो जाएगा। तो उन्होंने पैसे बताए मुझे 15-20 हज़ार रुपये। मुझ पे पैसे नहीं थे, तो मैं मंजिल आके यहाँ पर रेफर कर दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी हम आ गए थे 2:30 बजे करीबन, 2:30-3 बजे हम आ गए। तो यहाँ पर आया तो इन्होंने हाथ नहीं लगाया बच्ची को। बच्ची मेरी ऐसी मतलब पलंग पे वहाँ पे बेच पे करती रही। 3 बजे से लेकर रात के 8 बज गए, हाथ नहीं लगाया। हाँ मोली पेट में पीर वही दर्द भैया, नहीं हाथ नहीं लगाया, ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना कोई बोतल लगाई, कुछ भी नहीं। सुना आपने, मेडिकल कॉलेज की दूसरी शिफ्ट पहुंची तो एक आया ने महिला की डिलीवरी करवाई। इस लापरवाही का नतीजा ये रहा कि डिलीवरी के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठने लगे, जिस पर अस्पताल में कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। HIV वाला पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में 3 बजे 3:30 बजे के करीब आया था। तब तक किसी के संज्ञान में नहीं था, किसी ने बताया नहीं था कि ये पेशेंट HIV का है, उसके साथ वालों ने भी नहीं बताया था। और बड़ी खबर डेंगू को लेकर हाईकोर्ट की राज्य सरकार नगर निगम को चेतावनी जारी की गई है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये चेतावनी अदालत की ओर से आई कि किसी तरह की लापरवाही न बरते सरकार और नगर निगम। डेंगू की रोकथाम के लिए कोशिशों में कोई लापरवाही ना हो, हाईकोर्ट ने 2 टूक ये भी कह दिया है। राज्य सरकार का कोर्ट में हलफनामा, यूपी में डेंगू में कमी आई है, राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई है। मामले में अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी, लेकिन इन सब के बीच हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है, सरकार और नगर निगम दोनों को 2 टूक कह दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।